हाँ दोस्त, तो आज से शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू का। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। जो इंस्टीट्यूट ने सीए इंस्टीट्यूट ने अभी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के ऐप पे दिया है, स्टूडेंट ऐप पे, उसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज़ डले हैं। तो उन एमसीक्यूज़ को एक बार मैं रिव्यू करवा देता हूँ। सीए फाइनल के एफआर के स्टडी मेटल में तो कोई एमसीक्यूज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी कुछ एमसीक्यूज़ निकाले हैं चैप्टर वाइज। एक बार देख लीजिए इसमें क्या है। ये सबके लिए अब रेलेवेंट हो गया। जो लोग मई में पहली बार अपीयर हो रहे हैं वो भी, और जिनका कल रिजल्ट आ गया और नहीं हो पाए, जिनको दोबारा अपीयर होना है उनके लिए भी। तो एक बार चलिए कर लेते हैं इस एमसीक्यूज को। कंपनी एबीसी इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज। अच्छा, ये जो नोट्स है, ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा और ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे भी। तो अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में 24 का है जो ज्वाइन ना कर पाएँ, तो आप टेलीग्राम से इसको उठा सकते हैं। वैसे कम्युनिटी ग्रुप का भी लिंक यहाँ पे रहता है। कई बच्चे कहते कई बार हमारे मोबाइल में ओपन नहीं होता रहता है, तो मैं टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा। टेलीग्राम पे भी कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे ये नोट्स अवेलेबल रहेगा, आप वो ले सकते हैं उसमें से आकर के। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू इंडेस में एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने कैसे बनाए हैं। कंपनी एबीसी इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये इंश्योरेंस कंपनी है, पहले से ही लिखा है इंश्योरेंस कंपनी है। is engaged in the business of insurance and is having net worth rupees 1000 करोड़ at 31 मार्च 17, from which financial year it is required to apply Ind AS। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर पे अभी तक फिलहाल Ind AS के एप्लीकेशन की कोई डेट नहीं आई है। वैसे रिसेंटली जो IRDA के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम 1 अप्रैल 2025 से इंश्योरेंस कंपनी पे Ind AS अप्लाई करने का सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो अभी कह रहा है 16-17 से नहीं, 17-18 से नहीं, 18-19 से नहीं, येट नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई Ind AS। पॉइंट नंबर 4, यानी ऑप्शन 4 आ गया आंसर में। दूसरा देखिए, कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड वाज हैविंग इट्स नेट वर्थ 230 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2020। इट मेड ए प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड मेड ए लॉस ऑफ 15 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। फ्रॉम विच डेट इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई Ind AS। कह रहा है किस डेट से Ind AS अप्लाई करना है। तो अभी आपको देखना है, कंपनी के पास में नेटवर्थ था 230 करोड़ 31 मार्च 20 को, तो 250 करोड़ नहीं था। और 20-21 में आपने 30 करोड़ प्रॉफिट कमाए, तो 230 और 30 60 हो गया, मतलब 250 करोड़ का कोटा पार हो गया 20-21 में। तो आपको अब Ind AS अप्लाई करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2021 से, क्योंकि एक बार Ind AS अप्लाई हो जाता है तो वो फिर आप एग्जिट नहीं ले सकते। इसलिए अगर बाद में आपको 15 करोड़ का लॉस भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अप्रैल 2021 से, यानी पिछले ईयर के फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 250 करोड़ का लिमिट क्रॉस कर गया है, तो करंट ईयर के बिगिनिंग से Ind AS अप्लाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 2021। हालांकि आंसर मैंने लास्ट में भी दे रखा है, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। जो लास्ट है वहाँ पे आंसर दे रखा है, आप यहाँ टिक भी नहीं भी करेंगे तो बाद में प्रैक्टिस के लिए भी ये यूज का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए लिमिटेड इज फॉलोइंग Ind AS फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। व्हाट ऑल पीरियड बैलेंस शीट टू बी कवर्ड इन फर्स्ट Ind AS स्टेटमेंट। देखिए, 31 मार्च 24 के लिए आप पहली बार Ind AS फॉलो कर रहे हैं, तो एक बैलेंस शीट तो आपको 31 मार्च 14 की बनानी पड़ेगी, एक बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 23 पिछले साल की बनानी पड़ेगी, और 1 अप्रैल को ट्रांजिशन वाली बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो जो आंसर हो गया वो हो गया ऑल ऑफ द अबव, चारों, मतलब तीनों बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम में 3 बैलेंस शीट बनती है, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ Ind AS इन इंडिया। ये प्योर स्टडी मेटल में जो थ्योरी दे रखा है उसके हिसाब से है। इंक्रीज नेट प्रॉफिटेबिलिटी, भाई प्रॉफिट इंक्रीज करना Ind AS का टारगेट नहीं होता है। मिनिमाइज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये भी गलत है, Ind AS में डिस्क्लोजर ज़्यादा है। एक्सेस टू डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट, डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट को तो AS भी एक्सेस करा सकता था। तो ग्लोबल हार्मोनाइजेशन हेल्प्स इन ग्रो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आंसर इज 4। स्टडी मटेरियल में पैराग्राफ है, वहां से एज इट इज बनाया है। फॉर प्रिपेयरिंग Ind AS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ट्रांजिशन डेट 1 अप्रैल 2024, व्हाट ऑल गाइडेंस नीड टू बी रेफर्ड बाय ए लिमिटेड। Ind AS 1, डिवीजन 2 शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, गाइडेंस नोट ऑन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ Ind AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय ICI।
इन सब को मिला करके ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Country X has taken approach of implementing global accounting standard in country with some significant changes in line with their national economic policies. The would be term as adoption of global accounting standard, नहीं, convergence with global accounting standard, yes। मतलब जब आप ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपने कंट्री के हिसाब से एडजस्ट करते हैं तो उसका नाम होता है कन्वर्जेंस। मैंने आपको बोला था दो तरीके के एडॉप्शन, एक तो एडॉप्शन, एक है कन्वर्जेंस। मतलब हमने एज इट इज एडॉप्ट नहीं किया, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। इंड AS 103 कंटेन एडिशनल गाइडेंस ऑन कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन विच इज नॉट देयर इन IFRS 3। हाउ दिस कैन बी टर्म्ड एज, अगर IFRS में कुछ नहीं होता और इंड AS में ऐड होता है तो हम बोलते कार्व इन, अगर IFRS में है इंड AS में नहीं है तो हम बोलते कार्व आउट। तो ये हो गया कार्व इन। कॉमन कंट्रोल IFRS में नहीं है, इंड AS में है, इसलिए इसको कार्व इन कहेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन टू इंड AS में इंस्टीट्यूट ने यही 7 क्वेश्चन दिए थे, ये आपने कर लिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल, एन एंटिटी कंट्रोल एन इकोनॉमिक रिसोर्स, इट हैज प्रेजेंट लाइबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, नहीं। It obtains economic benefit that may flow from entity, from it, नहीं। If one party control is an economic resource, other party may also control that resource, गलत। एक पार्टी के पास अगर कंट्रोल रहेगा तो दूसरे पार्टी के पास कंट्रोल कैसे जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा था कौन सा फॉल्स है, तो फॉल्स यही है, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें ठीक है, ये फॉल्स है। एक पार्टी के पास कंट्रोल है तो दूसरे पार्टी के पास कंट्रोल हो ही नहीं सकता। The usefulness of financial information is enhanced if it is comparable, verifiable, perfect and understandable। परफेक्ट कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स में है ही नहीं। कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमली एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स में नहीं है। इफेक्टिव, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलिटी एंड अंडरस्टैंडेबल, इफेक्टिवनेस भी नहीं है। तो कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल, आंसर इज 4। अब ये क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने डेप्थ में उन चीज़ों को पढ़ा हो, थ्योरी को। लिटरेचर अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो यहाँ डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन कौन सा नहीं है। इट कैन नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन दैट एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर नीड, ये तो लिमिटेशन है ही। द यूजर ऑफ रिपोर्ट नीड टू कंसिडर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। Information given in financial statement help to estimate the value of the reporting entity। भाई ये तो इसके फीचर्स हैं, ये लिमिटेशन थोड़ी ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप एंटिटी की वैल्यूएशन लगा सकते हैं, उसके फीचर से, लिमिटेशन नहीं है, इसलिए आंसर इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड के लिए कौन सा फॉल्स है, फॉल्स कह रहा है। Consolidated financial statement provide information of both the parent and its subsidiary as single reporting entity। Consolidated financial statement are designed to provide parent information and not about those of its subsidiary। Consolidated financial statement are designed to provide separate information of any particular subsidiary। कह रहा है कि ये particular subsidiary के सेपरेट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें तो होल्डिंग सब्सिडियरी की कंबाइंड इंफॉर्मेशन जाती है। ये पूछ रहा था कौन सा फॉल्स है, तो यही फॉल्स है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडियरी की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती, कंसोलिडेटेड होती है। अब देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है विथ रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग एंटिटी। A reporting entity has to be single entity only and it cannot comprise more than one entity। कह रहा है रिपोर्टिंग एंटिटी का सिंगल होना जरूरी है। A reporting entity is an entity that is required or choose to prepare financial statement, यही सही वर्ड है। स्टैंडर्ड में लिखा है कि रिपोर्टिंग एंटिटी वो है जो या तो लॉ के द्वारा मैंडेट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, या अपनी मर्जी से बना रहे हो। तो आंसर इज 2 आंसर हो गया आपका। Question number 6, which of the following statement is false with respect to reporting period? Financial statement are prepared for a specified period of time।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाए, तो बात सही है ये, लेकिन फॉल्स पूछ रहा है कौन सा है। इट हेल्प्स यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस चेंज एंड ट्रेंड्स। कह रहा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को चेंज और ट्रेंड बताता है, चेंज और ट्रेंड नहीं बताता, ये तो एक्चुअल डिटेल बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर एटलीस्ट वन प्रीसीडिंग पीरियड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट प्रोवाइड कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन वन रिपोर्टिंग पीरियड। कह रहा है एक रिपोर्टिंग पीरियड से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट प्रोवाइड कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन वन प्रीसीडिंग पीरियड। गलत है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट और प्रीवियस तो मैंडेटरी है, उससे ज़्यादा भी आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स with respect to going concern assumption? There is fundamental assumption that reporting entity is going concern, ये तो सही है। Reporting entity will continue in operation for foreseeable future, ये भी सही है। There is no need to describe the basis used in financial statement if it has intention of liquidation। अगर आपका लिक्विडेशन का इंटेंशन है तो आपको प्रेस्क्राइब तो करना पड़ेगा लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। गोइंग कंसर्न है तो प्रेस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, लेकिन लिक्विडेशन है तो प्रेस्क्राइब करना मैंडेटरी। Which of the following is true with respect to cost constraint on usefulness of financial information? Which of the following is true with respect to cost constraint on useful financial information? मैंने बोला था कि किसी भी चीज के लिए सबसे जो लिमिटिंग फैक्टर है वो एक है कॉस्ट और दूसरा है टाइम। तो कॉस्ट इज परवेसिव कॉन्स्ट्रेंट ऑन द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई कॉस्ट तो एक परमानेंट चीज है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्वालिटी को डिक्रीज करता है, और कॉस्ट किसी भी चीज को डिक्रीज कर सकता है, किसी भी चीज, कॉस्ट और टाइम ये दोनों चीजें किसी भी चीज को डिक्रीज कर सकती है। अब जैसे अभी किसी को मे में पेपर देना है, तब वो सोच रहा होगा कि मैंने पहले पैसे लगा लिए, अब फिर दोबारा पैसे लगाऊं, तो चलो इधर से उधर से एडजस्टमेंट करके काम चलाऊं। तो एक तो कॉस्ट है जो उसकी क्वालिटी को हिट करेगा, दूसरा टाइम है, उसको लगेगा मेरे पास 4 महीने बचे, मैं कैसे करूं नहीं करूं। तो ये दोनों परवेसिव क्वालिटी के लिए एक ड्रॉबैक है, और ये हमेशा हर सेक्टर में अप्लाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज इनकरेक्ट? कौन से इनकरेक्ट हैं? एन एसेट इज प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये तो ठीक बात है। ए लायबिलिटी इज पास्ट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट इवेंट, गलत है। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट इवेंट होता है, तो ये लिखा उल्टा है, इसलिए आंसर यही बनेगा 2। टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ए डिपिक्शन वुड नॉट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्लीट, अनइंटेंशनल एरर इज अलाउड, नहीं। गलती हो गई तो उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ये नहीं बोलेंगे कि गलती धोखे से हो गई तो चलो ये चलेगा, चलता नहीं है। अनइंटेंशनल एरर अलाउड नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिपिक्शन नहीं है, मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा आप मान के नहीं चलेंगे। गलती अगर हो गई अनइंटेंशनली तो करेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो अलाउड है, अलाउड नहीं है वो। चलिए अब तीसरे चैप्टर में आइए, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जानते हैं इसमें 3 यूनिट है, तीनों के अलग अलग क्वेश्चन हैं। एन एंटिटी शेल प्रेजेंट ए थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड in addition to the minimum comparative financial statement if it applied an accounting policy retrospectively। yes, अगर accounting policy retrospectively जाएगा तो आपको तीसरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। if there is change in accounting estimates, no, accounting estimates में चेंज होने में prospective application होता है, retrospective नहीं होता। correction of prior period errors, correction of previous year error नहीं, prior period होता तो आपको correction करनी पड़ती, प्रीवियस ईयर वाले में नहीं होता। प्रीवियस ईयर वाले में आपको सिर्फ पिछले ईयर का अकाउंट ठीक करना पड़ेगा, तीसरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इसलिए आंसर इज 1। एन एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद इन डेज शैल मेक एन स्टेटमेंट ऑफ सच कंप्लायंस एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड, एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड, आंसर इज 3। ये स्टेटमेंट सीधा इंडेस में लिखा है कि आप एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट देंगे फॉर कंप्लायंस ऑफ इंडेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी इज नॉट मैंडेटरी टू बी डिस्प्लेड परमानेंटली एंड इज टू बी रिपीटेड व्हेन नेसेसरी फॉर द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू बी अंडरस्टैंडेबल।
name of the reporting entity or other means of identification and any change in the information from the end of the preceding period. Whether the financial statement cover individual entity or group of entity, equity pattern showing the name of major shareholding in the entity. देखिए मेजर शेयर होल्डिंग जो एंटिटी में है उसके इक्विटी पैटर्न को शो करने की आवश्यकता नहीं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। अब दिखाना चाहो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहो नहीं दिखाओ। नेम ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी दिखाना ही पड़ेगा। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर इंडिविजुअल और ग्रुप, ये बताना ही पड़ेगा। इक्विटी पैटर्न शोइंग नेम ऑफ मेजर शेयर होल्डिंग, ये बताना जरूरी नहीं है। लेवल ऑफ राउंडिंग अप, ये बताना पड़ेगा। As per Ind AS 1, the amount in other comprehensive income will not be reclassified subsequently to PL. वो PL में वापस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दोनों बात है। Be reclassified subsequently to PL when a specific condition are met. Both A and B directly recognized in equity. ये आंसर 3 आ गया, क्योंकि कुछ आइटम PL में वापस आते हैं और कुछ आइटम PL में वापस नहीं आते अपॉन रियलाइजेशन। Application of Ind AS 1 is important for preparation of general purpose financial statement, presentation of general purpose financial statement, preparation and presentation of general purpose financial statement. Answer is 3. Preparation, presentation and disclosure of general purpose financial statement ऐसा स्टैंडर्ड में नहीं लिखा है, वहाँ सिर्फ preparation and presentation लिखा है, क्योंकि disclosure तो सारे स्टैंडर्ड में अलग अलग होते हैं। Ind AS 1 apply to all entity except those that present consolidated financial statement, those that present separate financial statement, both of the above, none of the above. None of the above होगा, क्योंकि प्रेजेंट में भी लगता है, आप Ind AS 1 अप्लाई करता है कंसोलिडेटेड में भी सेपरेट में भी, दोनों में। ऐसा कभी नहीं कि कभी अप्लाई नहीं होता। An inappropriate policy of the entity cannot be rectified by following ways. Inappropriate policy को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। कैसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते वो देखिए, डिस्क्लोजर लगा के नहीं, नोट लगा के नहीं, एक्सप्लेनेशन लगा के नहीं, ऑल ऑफ द अबव। कुछ भी कर लो, इनअप्रोप्रिएटनेस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एन एंटिटी प्रेजेंट एन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन P&L यूजिंग ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंसेज मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन यूजिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंसेज। कह रहा है नेचर ऑफ एक्सपेंसेज का क्लासिफिकेशन इसमें से कौन सा नहीं है। विच फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ यूजिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंस। यहां पे चेक करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एमोर्टाइजेशन और डेप्रीशिएशन, ये सब का क्लास बना हुआ है, लेकिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्लास नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन यूजिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंस। अगर आप PL अकाउंट का हेड देखेंगे तो आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई हेड नहीं दिखेगा, ये अदर एक्सपेंसेस में क्लब हो जाते हैं। अब देखिए Ind AS 34 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ एंटिटी पब्लिश ए सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्ट, दोज कंडेंस्ड स्टेटमेंट शैल इंक्लूड एट मिनिमम ईच ऑफ द हेडिंग एंड सब टोटल दैट वेर इंक्लूडेड इन द मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेलेक्टेड एक्सप्लानेटरी नोट्स एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड। ये ट्रू है, क्योंकि आप एंट्री में स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो पिछले साल जो आपने एनुअल स्टेटमेंट दिया है उसी को रेफर करने के लिए बोलते हैं और कुछ एक्सप्लानेटरी नोट्स देते हैं। अकॉर्डिंग टू Ind AS 34, एंट्रीम पीरियड इज ए फाइनेंशियल पीरियड शॉर्टर देन 12 मंथ। 12 महीने से कम वाले सारे पीरियड को आप क्या बोलते हैं, मतलब एक फुल फाइनेंशियल ईयर से जो शॉर्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीम ईयर। यहाँ 12 भी लिखा है और शॉर्टर देन फुल लिखा है तो बेट अप्रोप्रिएट सेकंड हो जाएगा। अगर वो नहीं लिखा रहता तो 12 मंथ लिखते। Ind AS 34 mandate the following in relation to interim financial report. Which entity should publish interim financial report? ये बात Ind AS में नहीं लिखी है। How frequently should it publish? ये बात भी नहीं लिखी है। How soon it publish after the end of the interim period? ये भी बात नहीं लिखी है। तो Ind AS में इन तीनों में से कुछ बात नहीं लिखी हुई है, क्योंकि Ind AS 34 सिर्फ बताता है इंट्रीम कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट कब होगा, कैसे होगा, ये तो लोकल लॉ बताएगा। An entity is not required to present basic and diluted earning per share as component of profit loss for interim period. कह रहा है अगर आप इंट्रीम पीरियड बनाओगे तो आपको बेसिक और डाइल्यूटेड प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा। गलत बात है, करना पड़ेगा, वहां कोई रिलैक्सेशन नहीं है। Which of the following event and transaction is not mandatory
required to disclose in interim financial statement the reversal of any provision for cost of restructuring. ये तो करना ही पड़ेगा. The assumption used in actuarial valuation defined in benefit plan. ये नहीं है मैंडेटरी एग्जाम्पशन में. आपने लिस्ट बनाए क्या क्या नोट लिखना है, उसमें मैंडेटरी एक्सप्लेनेशन में नहीं है. एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ पीपी मैंडेटरी है, लिटिगेशन मैंडेटरी है. अब ये देखो, जिनको वो सारे क्लॉज याद होंगे उन्हीं को पता होगा कि इसका आंसर क्या होना है. Which of the following is not minimum component of interim report? Condensed balance sheet, condensed statement of change in equity, condensed P&L, comparative information in respect of previous period. ये नहीं होता. Comparative information ये नहीं है. PL बैलेंस शीट और कैश फ्लो तो आपको देना ही पड़ेगा. An entity may reverse an important loss, impairment loss, recognized in previous interim period in respect of goodwill in the subsequent period. क्या एंटिटी में रिवर्स एन इंपेयरमेंट लॉस? क्या एंटिटी इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर सकती है गुडविल के लिए? तो आप जानते हैं इन डेस में गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल प्रोहिबिटेड है, इसलिए फॉल्स है. एस में परमिटेड था कुछ कंडीशन पे, लेकिन इन डेस में परमिटेड नहीं है. अब अगला आ रहा है, एन एंटिटी प्रिपेयर क्वार्टरली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एस 25. The entity is engaged in sale of mobile phone and normally 5% customer claim on their warranty. The provision in the first quarter was calculated 5% of the sale to date, which was 10 million. However, in second quarter, a fault was found and warranty claim were expected to be 10% of the whole year. Sales in the second quarter were 15 million. What would be the provision charge in second quarter interim statement? कह रहे सेकेंड क्वार्टर के इंटरिम स्टेटमेंट में कितना प्रोविजन होगा. एक तो पहली बात है कि इनको एस 25 नहीं लिखना चाहिए, इंड एस 34 लिखना चाहिए. ये इंस्टीट्यूट की ओर से ही करेक्शन में दिक्कत है, वैसे आंसर दोनों जैसा एक ही जगह सा है. तो अगर आप चेक करो तो पहले से कितना है, द प्रोविजन फॉर फर्स्ट क्वार्टर वाज कैलकुलेटेड 5% ऑफ द टोटल सेल विच वाज 10 मिलियन. तो 10 मिलियन का 5% हो गया 5 लाख. हाउएवर इन द सेकेंड क्वार्टर द फॉल्ट वाज अराउंड and warranty claim were expected 10% of the whole year sales. Sales of the second quarter were 15 million. जो सेकेंड क्वार्टर का सेल है वो है 15 मिलियन. तो अगर आप चेक करेंगे कि कितना बनेगा तो आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये कैलकुलेशन में कितना बनता है. ये कैलकुलेशन आपको निकालना पड़ेगा. कैलकुलेटर ले लिया मैंने. अब ये देखिए आपके पास में जो टोटल सेल्स था वो देखिए, टोटल सेल्स अभी तक कितना है. टोटल सेल्स पे जो प्रोविजन बनेगा आज तक, पहले से 10 का सेल्स था, 15 का अब जुड़ा 25 हो गया. 25 का हमारे पास में हो गया टोटल मिला करके 10%. 25 का 10% मतलब 2.5 मिलियन हो गया. और पहले जो बना हुआ है प्रोविजन ऑलरेडी मेड, क्योंकि प्रोविजन तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे बनता है, तो 10 का 5% ये 0.5 था. तब आपको 2 मिलियन का प्रोविजन बनाना पड़ेगा. आंसर इज 2. तो इसका 2 आंसर हो गया. ये क्वेश्चन एक आने लायक लग रहा है मुझे, मैंने क्लास में पहले भी करा रखा है. इनकम टैक्स एक्सपेंसेस शुड बी एक्रूड यूजिंग द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट एक्सपेक्टेड फॉर. कह रहा है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस शुड बी एक्रूड यूजिंग द बेस्ट एस्टिमेटेड वेटेड एवरेज एनुअल रेट टैक्स एक्सपेक्टेड फॉर द ईयर. मतलब जो आप फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आप लगाएंगे वेटेड एवरेज रेट वही यूज होगा. तो ये आ गया आंसर. द स्टैंडर्ड डिफाइन एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एंट्रीम पीरियड दैट कंटेन ए सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन ए सेट ऑफ कंप्लीट कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सिमिलर टू एनुअल. नहीं, आइदर कंप्लीट और कंडेंस्ड, दोनों ही आप चाहो तो कंप्लीट बना लो या कंडेंस्ड, स्टैंडर्ड को कोई दिक्कत नहीं है. अब इंडेस 7 में चलें. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, नाइदर ऑफ द टू, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, बोथ ए एंड बी. कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज, करेंट एसेट घटेगा तो कैश बढ़ेगा. यहां लिखा है बढ़ेगा. करेंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा. मतलब नाइदर ऑफ द टू, कुछ भी नहीं होगा इसमें से, क्योंकि दोनों उल्टा लिखा हुआ है. अंडर इंड एज 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मे बी रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस। नेट बेसिस पे कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर व्हेन कैश फ्लो रिफ्लेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द कस्टमर रादर देन दोज ऑफ एंटिटी। मतलब जैसे बैंक का केस है, बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे रेंट कलेक्ट किया और उसके अकाउंट में ज़्यादा जमा कर दिया, तो ये बैंक का काम नहीं है, कस्टमर का काम है, इसलिए यहाँ पे आप नेट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एंटिटी हैज लीगली इनफोर्सेबल राइट टू सेट अप, ये नहीं आएगा यहाँ पे। एंटिटी इंटेंट टू आइदर सेटल नेट, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर इज वही है कि जो आपका कैश फ्लो नहीं है, कस्टमर का है, वहाँ नेटिंग ऑफ परमिटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट unless they are in substance cash equivalent. For example, in case of preference share acquired with shorter period of maturity and with a specified redemption date. कह रहा इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये तो करेक्ट है। अगर सब्सटेंस में कोई कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो आप नहीं क्लासीफाई कर सकते। बैंक बोरोइंग आर जनरली कंसीडर्ड टू बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, गलत। बैंक बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग कहाँ से हो जाएगी? कैश फ्लो इज बेस्ड अपॉन एक्रूअल सिस्टम, नहीं। कैश सिस्टम यस, हाइब्रिड सिस्टम नो। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे कैश फ्लो बेस्ड है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एबीसी लिमिटेड हैव पेड प्रीवियस टैक्स एंड रिपोर्टेड द बिलो मेंशन्ड रिकॉर्ड फॉर योर परसूअल। कैपिटल गेन 2 करोड़ ऑन सेल ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस एट सेल कंसिडरेशन ऑफ 100 करोड़। इनकम टैक्स 3 करोड़ ऑन बिजनेस प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 30 करोड़, एज्यूम एंटायर बिजनेस प्रॉफिट एज कैश प्रॉफिट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 करोड़ ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड अमाउंटिंग टू 10 करोड़ टू द शेयर होल्डर। इनकम टैक्स रिफंड 2 करोड़, रिफंड ऑन टैक्स पेड इन अर्लियर पीरियड ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ रहा है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके पास आया 100 करोड़ और कैपिटल गेन टैक्स चला गया 2 करोड़, तो नेट हो गया 98 करोड़। क्योंकि जो आपने ये तो बिजनेस वाला ऑपरेटिंग में होगा, ये डिविडेंड वाला फाइनेंसिंग में होगा, ये भी ऑपरेटिंग में होगा, तो इन्वेस्टिंग में यही है। ये कंप्रहेंसिव क्वेश्चन में भी कराया हुआ है, उसी से एमसीक्यूज बना दिया है। अंडर इनडायरेक्ट कैश फ्लो मेथड, इनडायरेक्ट कैश फ्लो में क्या होता है? प्रॉफिट लॉस इज एडजस्टेड फॉर इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश नेचर, गलत। नॉन कैश नेचर के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन नेट एसेट्स एंड इक्विटी इज एडजस्टेड, ये भी गलत। ऐसा नहीं करते, नेट एसेट्स का एडजस्टमेंट नहीं करते। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज एडजस्टेड फॉर इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन कैश नेचर, एनी डेफरल एक्रूवल ऑफ पास्ट और फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश इन रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। एज पर इंड 7 नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज in the statement of cash flow, interest paid and interest and dividend received is classified as non financing entities है। तो interest paid and interest and dividend received, interest paid ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, थर्ड पॉइंट सही है। An entity shall report separately major class of net cash flow, receipt or net cash payment as the case may be arising from investing activity, investing and financing। कह रहा है an entity shall report, entity को report करना है separately major class of net cash receipt or net cash payment as the case may be arising from investing and financing। separate major class of gross cash receipt and gross cash payment अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ग्रॉस पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जितना ग्रॉस आया और ग्रॉस गया वही दिखाना। नेटिंग ऑफ नॉर्मल केस में परमिटेड नहीं है, इसलिए आंसर तो 2 है, लेकिन नीचे भी पढ़ लीजिए। कलेक्टिवली मेजर क्लास ऑफ नेट तो कभी होगा नहीं, कलेक्टिवली मेजर क्लास ऑफ ग्रॉस ये भी नहीं होगा, इंडिविजुअल ग्रॉस दिखाना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी कैश इक्विवेलेंट एज डिफाइंड इन इंड 7? ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, a highly liquid investment, an investment which is readily convertible into non amount of cash। ये नॉट बोल रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एन इन्वेस्टमेंट विच इज सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, ये नहीं है। ये तीनों तो कैश इक्विवेलेंट के फीचर्स ही हैं, ये फीचर्स नहीं है। आगे बढ़िए।
An entity has bank balance in foreign currency aggregating USD 100 equivalent 4500 at the beginning of the year. Presuming no other transaction taking place, the entity reported a profit before tax of 100 on account of exchange gain on the bank balance in foreign currency at the year end. What would be the closing cash and cash equivalent? कैश और कैश इक्विवेलेंट तो 4500 ही रहेगा, क्योंकि जो चेंजेज आपके एक्सचेंज गेन लॉस की वजह से आया उससे आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उससे कैश में कोई बदलाव नहीं आता. तो आंसर इज 4500. An entity has bank balance in foreign currency 100 equivalent 4500 at the beginning of the year. Presuming no other transaction taking place, the entity reported profit before tax 100 on account of exchange gain on the bank balance in foreign currency at year end. At the end of the year, what would be the closing cash and cash equivalent as per the बैलेंस शीट? तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट के हिसाब से कितना होगा? 4500 ही दिख रहा होगा. क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब आगे बढ़ना पड़ेगा. अब ये अगला चैप्टर शुरू हो गया, इंडेक्स ऑन मेजरमेंट. मैंने ये टारगेट बनाया है कि 3 से 4 वीडियो में पूरे एफआर का जितना भी इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखा है एमसीक्यूज, उसको एक बार आपको रिफ्रेश करवा देना. कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं सर कोई फास्ट ट्रैक क्लास मिल जाए, तो कोई चेंजेज के क्लास मिल जाए. तो अगर आप फास्ट ट्रैक और चेंजेज चाहते हैं तो उसमें तो यही सब मिलेगा आपको. जो नए 2-3 टॉपिक एडेड है वो मैंने कह दिया कि मैं वैसे ही डाल दूंगा यूट्यूब पे, और जो इंस्टीट्यूट ने जितने एमसीक्यूज निकाले हैं वो भी मैं डाल ही रहा हूँ. वैसे ये सारे एमसीक्यूज जो इंस्टीट्यूट ने निकाले हैं देख के ऐसा नहीं लगता कि इस टाइप के एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे. स्टिल इंस्टीट्यूट ने निकाले तो एक बार कर तो लेना ही है, अगर 2-4 20 में से आ जाए. बाकी मैंने बहुत सारे जो डिटेल्ड में एमसीक्यूज हैं, बड़े बड़े एग्जाम लेवल के एमसीक्यूज हैं, वो क्लास में करवाए हुए हैं. लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट जो एक बार दे वो जरूर कर लेना चाहिए. 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे जो मैं कल भी वीडियो में कह रहा था, आज भी कह देता हूँ दोबारा, कि आप सिर्फ जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको एक बेस के लिए करें. ये ना सोचे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाएगा. एग्जामिनेशन में फाइनल के लेवल पे क्वेश्चन का वेरिएशन होना स्वाभाविक है, तो उसके लिए तो डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी. अगर आपको लगता है कि फंडामेंटली आपके प्रिपरेशन में कमजोरी है, और मैं एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन एक कड़वी बात यह है कि आपकी प्रिपरेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रट्टाफिकेशन तक है. आपने क्वेश्चन के आंसर रट लिए हैं और आपको लगता है कि हमारा प्रिपरेशन है, क्योंकि अगर प्रिपरेशन होगा अच्छे से तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है नहीं. आप कोई भी चैप्टर उठा के देखो, 5 से 7 क्वेश्चन के अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन लगता नहीं जो एग्जामिनेशन के लायक हो. तो क्वेश्चन में वेरिएशन आना तो स्वाभाविक है. तो या तो आप बहुत डिटेल में पढ़िए, या आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो चेंजेज हुए हैं इधर उधर जो ऐड हुए हैं वो सब देखना है, तो वो तो मैं यूट्यूब पे इस बार सारा डाल ही रहा हूँ, तो उसके लिए तो आपको अदरवाइज वैसे भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन इस क्वेश्चंस को देख करके अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं पहले 3 चैप्टर में, आप खुद भी देख करके एनालाइज करेंगे तो शायद ही इसमें से 1-2 क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के लेवल का है. In some of the cases, it is difficult to distinguish between change of estimate and a change in accounting policy. How should the entity treat the same? आप क्वेश्चन कह रहा है in some cases difficult to distinguish between change in estimate और change in policy. अगर पॉलिसी और एस्टीमेट में आप चेंज नहीं बता पा रहे कि पॉलिसी एस्टीमेट, तो आप उसको अकाउंटिंग एस्टीमेट्स मान लेते हैं और उसका डिस्क्लोजर दे देंगे. मतलब अगर पता नहीं लग रहा होगा कि पॉलिसी है या एस्टीमेट, तो एस्टीमेट मान लो. ये बात मैंने आपको लिखवा रखी है. अकॉर्डिंग टू इंड एस 8 प्रायर पीरियड एरर शैल बी करेक्टेड. प्रायर पीरियड एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट करना पड़ता है, इसमें कुछ प्रोस्पेक्टिव नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स. अकाउंटिंग एस्टीमेट्स के कौन से एग्जाम्पल हैं? ए लॉस अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेज, ए प्रोविजन ऑफ वारंटी. इसमें तो सारे के सारे ही अकाउंटिंग एस्टीमेट्स है, कुछ भी पॉलिसी नहीं. आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? द डेप्रीशिएशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन, other events or conditions that differ in substance from those previously occurring, and the application of new accounting policy for transaction, other event or condition
दैट अकर्ड प्रीवियसली और मटीरियल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट दैट डिफर इन सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस में एक दूसरे से डिफरेंट है तो उसमें कोई नई पॉलिसी नहीं मानी जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन, अदर इवेंट और कंडीशन दैट अकर्ड प्रीवियसली मटेरियल, मतलब पहले से वो था और वो मटेरियल भी है और उस पर कोई नई पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको ये चेंज इन पॉलिसी मानना पड़ेगा। अप्लाइंग न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजेक्शन, अदर इवेंट एंड कंडीशन एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड इज कंसीडर्ड एज करेक्शन ऑफ एरर, नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। इसी में हम बैक डेट से लगाते हैं और बैक डेट से लगाने का मतलब ये होता है कि अगर आपने बैक डेट से किसी चीज को लगाया है तो बैक डेट से लगाने का ये मतलब है कि वो प्रीवियस डेट से ही पूरा पूरा वैसे दिखने लगेगा जैसे आज होता। मतलब कह रहे अप्लाइंग ए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजेक्शन, अदर इवेंट एंड कंडीशन एज इट इफ दे दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज, यहां स्पेलिंग एरर हो गया है, ऑलवेज बीन अप्लाइड इज कंसीडर, मतलब पहले से ही चलती आ रही है। ऐसा कब होगा? जब रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक कर डालो। A company made some changes in accounting policy and accounted for them in financial year 21-22. Due to change in accounting policy, retrospective adjustment tax effect related to previous year with effect of the transaction. How will this be accounted for and disclosed? कह रहा है इसको कैसे आप अकाउंट फॉर करोगे और डिस्क्लोज करोगे। कंपनी मेड सम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटेड फॉर देम इन ईयर 21-22। ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हैज टैक्स इफेक्ट related to previous year along with effect on the transaction. How will this accounted for? Ind AS 8 in accordance with 12, the effect in accordance with Ind AS 12 and transaction effect in accordance with Ind AS 8. टैक्स इफेक्ट 12 के हिसाब से आएगा, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 8 के हिसाब से आएगा। तो आंसर इज 3। The selection and application of accounting policy for similar transaction, other event and condition shall be, क्या होना चाहिए? Consistent always. Consistent unless an Ind AS specify, require or permit categorization of item for which different policy may be appropriate. अगर Ind AS में कुछ लिखा होगा तब तो आपको Ind AS फॉलो ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कंसिस्टेंटली करना। According to Ind AS 8, when change in accounting policy is applied retrospectively, the entity shall adjust. क्या क्या एडजस्ट करेंगे? Opening balance of each affected component of equity for earliest prior period presented. Other comparative amount disclosed for earliest prior period presented. Other comparative amount disclosed for each prior period presented. Opening balance of each affected component of equity for each prior period presented. देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी फॉर अर्लीस्ट पीरियड, अदर कंपेरेटिव अमाउंट डिस्क्लोज फॉर अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। आंसर इज 2। अकॉर्डिंग टू Ind AS 8, व्हेन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, द एंटिटी शैल एडजस्ट अदर कंपेरेटिव अमाउंट डिस्क्लोज फॉर अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। एक तो ये हो गया हमारे पास में, नहीं ये नहीं आया। Opening balance of each affected component of equity for the earliest prior period presented 1, ये ठीक है। उसके बाद में अदर कंपेरेटिव अमाउंट, इसका कुछ होगा नहीं। अदर कंपेरेटिव अमाउंट डिस्क्लोज फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, ये आ जाएगा। अर्लीस्ट नहीं, ईच प्रायर पीरियड। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड नहीं है। स्टेट कौन सा करेक्ट है? तो 1 और 3 देखिए किस में है, बी में आ गया, ये करेक्ट हो गया। Some new standards and amendment have been made issued in the month of March 2022, but it was effective from 1 April 22. In accordance with Ind AS 8, what is the provision in this regard when the entity has not applied a new Ind AS that has been issued but not yet effective? अभी effective नहीं हुआ Ind AS, तो क्या बेटर है? ट्रीट एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं, इफेक्टिव ही नहीं है।
ओनली डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट रिक्वायर्ड, नहीं, डिस्क्लोज बोथ दिस फैक्ट एंड एनी नॉन और रीजनेबल एस्टिमेबल information relevant in assessing the possible impact of application of new Ind AS will have on the entity financial statement for period initial application, ये आपको बताना पड़ेगा। डिस्क्लोज बोथ द फैक्ट एंड एनी नॉन रीजनेबल, ये सब सारी चीजें यही है, ये है कि जब तक आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी तब तक यहां पे दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। तो बहुत अगर बारीकियों के साथ आपने उस लाइन को पढ़ा है तब तो ये चीज ठीक है, अदरवाइज ये दिक्कतें क्रिएट कर देगी। और जो शॉर्टकट स्टडी है उसमें यही सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे यहां पे बहुत कंफ्यूजन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 8? अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन एस्टिमेट्स एंड एरर, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, चेंज इन फंक्शनल करेंसी नहीं, चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूछ रहा है कि इसमें से चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कौन है? अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं, चेंज इन मेजरमेंट मेथड ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के मेथड का मेजर चेंज करना ये अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट होता है। अब चलिए Ind AS 10, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन इशू 24 मई को। द मैनेजमेंट डिस्कवर्ड मेजर फ्रॉड एंड डिटेक्शन टू reopen the books of account. The financial statement were subsequently approved by the board of directors on 31 मई। What is the date of approval for issue as per Ind AS 10? Date of approval आप क्या मानेंगे? Date of approval, the management discovered major fraud and decided to reopen the books of account. The financial statement were subsequently approved by the board of directors 31 मई 2022। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल का जो डेट है वही मान लो, 2 नंबर आ गया, रीओपन कर दिया आपने। तो इसका मतलब ये है कि 24 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन नहीं किया था, उसने दोबारा रीओपन करके करेक्शन किए थे। 31 मई इज द करेक्ट आंसर। A company XYZ took a long-term loan from bank. Before the end of reporting date, there is a breach in the terms which are material for this loan. The amount extended payable on demand by company to bank after reporting date, but before approval of the financial statement for issue, company entered into an agreement with the bank. Pursuant to the loan is not payable on demand, this loan will be treated as, इस लोन को आप क्या ट्रीट करेंगे, ध्यान देना। एक कंपनी XYZ टुक ए लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट देयर इज ए ब्रीच इन द टर्म्स विद मटेरियल ऑफ द लोन, मतलब मटेरियल प्रोविजन का ब्रीच हुआ ईयर एंड से पहले। द अमाउंट एक्सटेंड पेबल ऑन डिमांड बाय द कंपनी टू द बैंक, बैंक मांगेगा कंपनी को देनी पड़ेगी आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू, company entered into an agreement with bank pursuant to which the loan is not payable on demand. The loan will be classified as, यहाँ पे एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा क्योंकि Ind AS के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट है। अगर ये IFRS में होता तो नॉन एडजस्टिंग हो जाता, लेकिन Ind AS में यहाँ पे कार्व किया हुआ है तो Ind AS के हिसाब से एडजस्टिंग है। आप जानते हैं कि अकाउंट अप्रूवल से पहले ये आपको परमिशन मिल गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ Ind AS 10 इज टू प्रेस्क्राइब, Ind AS 10 का ऑब्जेक्टिव क्या है? द डिस्क्लोजर दैट एन एंटिटी शुड गिव अबाउट द डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड फॉर इशू, द डिस्क्लोजर अबाउट इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। द डिस्क्लोजर दैट एंटिटी गिव अबाउट द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड फॉर इशू, द डिस्क्लोजर अबाउट इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डिसाइडेड एंड अनाउंस्ड ए प्लान टू डिसकंटिन्यू the operation and liquidate the company after reporting date. According to Ind AS that event after reporting date, the company shall prepare financial statement on going concern, नहीं। जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप कंपनी बंद करने वाले हैं तो नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न। फंडामेंटल चेंजेज इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑन 15 जनवरी 2022 अल्फा हैज फाइल्ड सूट अगेंस्ट बीटा फॉर रिकवरी ऑफ 10 लाख। ऑन 15 अप्रैल 2022 द कोर्ट हैज केस कन्फर्म that beta will have to pay the alpha amount to alpha. The financial statement are approved on 20 मई। What will be the treatment of 10 लाख in the statement? रिकग्नाइज कर लो क्योंकि कोर्ट केस है, एडजस्टिंग इवेंट है, तो आपको 10 लाख बुक में रिकग्नाइज करना पड़ेगा।
According to Ind AS, thus when management of entity is required to issue its financial statement to supervisory board for issue, the financial statement are said to be approved when shareholder approve the financial statement, जब shareholder financial approve करेगा, नहीं, filed with regulatory authorities, नहीं, approved by the supervisory board, नहीं, मैनेजमेंट अप्रूव, मैनेजमेंट के अप्रूवल से ही आपका मान लिया जाता है ये रिपोर्टिंग डेट है। उसके बाद जितनी भी अथॉरिटी हो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, इन डेज में उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। ऑन 15 अप्रैल 2002 ए मेजर अर्थक्वेक डिस्टरप्ट द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द रेपुटेड कंपनी। अर्थक्वेक के बारे में पहले से पता नहीं होता, नॉन एडजस्टिंग है। द कंपनी सफरिंग ह्यूज लॉसेज ड्यू टू डैमेज कॉज टू इट्स फैक्ट्रीज एंड अदर बिजनेस। The company insurance policy does not cover the risk of loss arising from natural disaster. The company does not have sufficient internal funda or availability of external finance to rebuild the infrastructure necessary for it to resume its business operation. The board of company is also not sure about the future of the company. The company has prepared financial statement for 31 March which is approved by the board on 20 April. How this event impact the financial statement of the company? देखो है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि गोइंग कंसर्न डाउट में, तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है क्योंकि गोइंग कंसर्न डाउट में। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट दैट अकर बिटवीन द बैलेंस एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये तो सीधा डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेट ऑफ अप्रूवल for issue of financial statement prepared reporting period 1 जनवरी to 1 अप्रैल to 31 मार्च 2002 in situation where following dates are available. Completion of preparation of financial statement 15 अप्रैल, board review and approve for issue 25 अप्रैल, उसके बाद में available to shareholder file to regulatory body। तो जिस दिन बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया उसी दिन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल आ जाता है। मून लिमिटेड है इशू शेयर कैपिटल 15 लाख शेयर्स डिसाइडेड टू ऑफर 2 ऑप्शन फॉर द डिविडेंड पर शेयर। ऑप्शन 1 10 बोतल ऑफ परफ्यूम फेयर वैल्यू सब 75, मतलब ये जो आपका अपेंडिक्स है उससे क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 डिविडेंड पेमेंट ऑफ 700। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर सेलेक्टिंग ऑन नॉन कैश बीज कैश ऑप्शन एस्टिमेटेड 60/40। कैलकुलेट द अमाउंट विच डिविडेंड शैल बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड लेटर इफ on the date of settlement the fair market value of bottle 90 and accordingly the ratio of non cash option 80/20, then how much amount should be debited to equity। कह रहे इक्विटी में कितना अमाउंट आप डेबिट करेंगे। तब यहाँ पे तो कैलकुलेशन आपको लगानी पड़ेगी। कैलकुलेशन कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। कहाँ गया कैलकुलेटर, तो देखिए हमारे पास में कैलकुलेटर पे एक बार इसमें कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। कह रहा है ऑप्शन 1 है कि 10 बोतल परफ्यूम देंगे और पर बोतल जो फेयर मार्केट वैल्यू 75 है। और अगर आप आगे चले तो आगे कह रहा है कि आप डिविडेंड कैश में देंगे तो 700 पर शेयर देंगे। और जो पहले कह रहा है नॉन कैश और कैश का प्रोबेबिलिटी है वो है आपके पास में 60 और 40, और हमारे पास में बात करके चल रहा है कि एट द डेट ऑफ सेटलमेंट फेयर वैल्यू बोतल 90 हो जाता है, द रेशियो ऑफ नॉन कैश एंड कैश ऑप्शन बिकम 80/20, देन हाउ मच अमाउंट शेल बी डेबिटेड टू इक्विटी। इक्विटी में कितना अमाउंट डेबिट होगा, तो पहले तो इनिशियल निकाल लो, इनिशियल निकाल के ही सब्सिक्वेंट निकल जाएगा। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, इनिशियल वाला अगर ऑप्शन मैच कर गया तो सब्सिक्वेंट में आप उसी के हिसाब से चले जाएंगे, वो भी हो जाएगा फास्ट करने के लिए। वैसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आप अगर नॉन कैश देखें तो 15 लाख शेयर्स है, इसका 60% नॉन कैश में आया, 10 बोतल देंगे और 75 रुपये का एक बोतल है। तो 15 लाख इंटू 60% इंटू 10 इंटू 75, ये हो गया 675 पे 60, 675 पे 1 2 3 1 2 3 इतने। और कैश वाले में आ जाएं तो 15 लाख इंटू 40% इंटू 700,
तो 15 लाख इंटू 40% इंटू 700, ये 420 पे 6 जीरो, तो ये अगर कर दो 475 प्लस 675 प्लस 420, ये बोल रहा है 1095, इस पे 6 जीरो, तो ये वाला आंसर आ रहा है आपका थर्ड। अगर बाद में जो चेंजेज होगा, आप चेंजेस दिखाना चाहें तो दिखाएं, ना दिखाना चाहें तो आपका पहला आ गया तो उसके हिसाब से भी टिक करके निकल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना समय रहता नहीं है, एग्जाम में तो इतना ही समय है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट फेयर मार्केट वैल्यू जो बॉटल की वो बदल जाती है, मतलब 75 से बढ़ के कितनी हो जाती है 90, और नॉन कैश प्लान भी बढ़ जाता है, देन हाउ मच अकाउंटेड डेबिटेड टू इक्विटी। तो जितना एक्स्ट्रा और कंसिडरेशन बनेगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, जितना एक्स्ट्रा कंसिडरेशन बनेगा उसको इक्विटी में डाल सकते हैं, तो वो इक्विटी में चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं बनेगा वो तो कोई बात नहीं, मतलब इतना तो आपका पहले में इक्विटी में चला ही गया, और जो इंक्रीमेंटल होगा, जैसे क्लोजिंग कैलकुलेट कर लो, क्लोजिंग कितना हो रहा है इसके हिसाब से, T20 के हिसाब से, उसमें से ओपनिंग घटा देना तो डिफरेंस का इक्विटी में चला जाएगा। वैसे हम एग्जामिनेशन के अंदर ट्रिक लगाते तो हमें यही लगा के चलना पड़ेगा, पहला हमारा आंसर यहाँ मैच कर गया तो दूसरा भी यही होगा, ये करके आगे निकल जाएंगे। कैलकुलेशन करना है तो आप आगे कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन डे 613, एज पर इन डे 613 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइडली यूज्ड एज वैल्यूएशन टेक्निक। वैल्यूएशन टेक्निक में कौन सा यूज नहीं होता? नेट प्रेजेंट वैल्यू तो होता ही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच वाइडली यूज कह रहा है, मतलब लंबे तौर पे कौन सा यूज नहीं किया जाता? कॉस्ट अप्रोच किया जाता है, इनकम अप्रोच किया जाता है, मार्केट अप्रोच किया जाता है। इनकम अप्रोच का ही में ही एक मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, तो ये यूजुअली नहीं होता, ये इनकम अप्रोच का ही एक हिस्सा है। तो यूजुअल में आप नंबर 1 आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट और लाइबिलिटी आर कंसीडर्ड इफ market participant would take those characteristics into account when pricing the asset or liability of the measurement date. Such characteristics include condition of the asset, yes; location of the asset, yes; restriction on sale, yes; all of the above, yes. The basic rule relating to input to valuation technique as per Ind AS 113: maximize the use of relevant, observable and unobservable. नहीं, ऑब्जर्वेबल को मैक्सिमाइज करना है और अनऑब्जर्वेबल को मिनिमाइज करना है, ये रूल होता है, इसलिए आंसर इज 3। द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट व्हाइल मेजरिंग द फेयर वैल्यू टेक्स इनटू अकाउंट द यूज ऑफ द एसेट इज फिजिकली पॉसिबल, लीगली परमिसिबल, फाइनेंशियली फिजिबल, ऑल ऑफ द अबव। ये सब आपने पढ़ा होगा, वैसे ही हो जाएगा। द मार्केट दैट मैक्सिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और मिनिमाइज द अमाउंट that would pay to transfer the liability after taking into account transaction and transportation cost. ये मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल मार्केट में तो वो होता है जो सबसे ज़्यादा सेल परचेज हो, नेट रियलाइजेशन मोस्ट एडवांटेजियस में आता है। ए फेयर वैल्यू मेजरमेंट एज्यूम दैट ट्रांजेक्शन टू सेल द एसेट और ट्रांसफर द लाइबिलिटी टेक प्लेस आइदर इन द प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। इन द प्रिंसिपल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजियस, स्टैंडर्ड में तो यही लिखा है। द एसेट और लाइबिलिटी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू सेल बी स्टैंड एलोन एसेट लाइबिलिटी, ग्रुप ऑफ एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट लाइबिलिटी। स्टैंड एलोन और ग्रुप दोनों कर सकते, क्यों नहीं? यूनिट ऑफ अकाउंट इंड AS 113 में डिसाइड नहीं होता, वो दूसरे स्टैंडर्ड में होता है। द प्राइस पेड टू एक्वायर द एसेट और रिसीव टू एज्यूम द लाइबिलिटी इज कॉल्ड प्राइस पेड to the price paid to acquire the asset or receive to assume the liability. Transaction price, yes. Transaction price, exit price. उसके बाद में transaction price, entry price. Transaction price paid to acquire the asset or receive to assume the liability. Transaction price is an entry price. Transaction price, exit price. Settlement price, entry price और settlement price, exit price. तो transaction price लेंगे आप, और प्राइस मस्ट बी एग्जिट प्राइस। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कुछ गलती की है, एंट्री प्राइस लिखा है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर इज एग्जिट प्राइस।
रिवीजन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द वैल्यूएशन टेक्निक और इट्स एप्लीकेशन शैल बी अकाउंटेड। चेंज इन पॉलिसी नो, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट यस। वैल्यूएशन टेक्निक का चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होता है, पॉलिसी में नहीं। द मेजरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंड 113 अप्लाई टू शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विद स्कोप ऑफ IFRS 2, लीजिंग ट्रांजेक्शन accounted for in accordance with IFRS 16, asset for which recoverable amount is fair value less cost of disposal in accordance with Ind AS 36. मेजरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 113 अप्लाई टू, शेयर बेस्ड पेमेंट पे नहीं होता, लीज पे नहीं होता। एसेट फॉर विच रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मेजरमेंट ऑफ नेट लाइजेबल वैल्यू स्टैंडर्ड में नहीं है, तो बेस्ट आंसर इज 3। वैसे आंसर नीचे दे भी रखा है सबका, यहाँ पे आप आंसर को टिक नहीं करेंगे। मैंने जो आंसर करवाए यहाँ पे सिर्फ आपको एक रिवीजन के एंगल से करवाया, और इसलिए करवाए ताकि आप एक बार मेरे साथ पढ़ लें। वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते, और इसमें बहुत ही मुश्किल से 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक दिखते हैं। स्टिल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है तो हमें करना ज़रूर है, इंस्टीट्यूट का भी कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे MCQs के आने के चांसेस मुझे काफ़ी कम ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि फाइनल लेवल पे इससे अच्छे क्लास के MCQs अवेलेबल हैं जिनको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पहले भी इंस्टीट्यूट ने GFRS के पेपर में अच्छे MCQs पूछे हैं, तो इस तरीके के MCQs पूछे जाएंगे, या फिर उन्होंने खाना पूर्ति के लिए कुछ MCQs निकाल दिए हैं ताकि बच्चे ये ना कहें कि MCQs नहीं दिया, तो इस बेसिस पे हो सकता है। फिर भी आप एक बार कर लेंगे, 2-4-5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा MCQs का यहाँ से भी। और इसमें समय ही कितना लगना है, 1 घंटे आज लगा है तकरीबन, और 1-1 घंटे और, मतलब 2 घंटे और समझिए इंस्टीट्यूट ने जितने MCQs दिए हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो आप इन MCQs को फटाफट कर लें। इसके अलावे जो एथिक्स और टेक्नोलॉजी के टॉपिक है वो भी मैं यूट्यूब पे डाल ही दूंगा, तो जो एडिशन हुआ है इंस्टीट्यूट की ओर से तो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए आपको डिटेल और कंप्रिहेंसिव स्टडी करने की आवश्यकता है। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन की बात करें तो इंस्टीट्यूट के पास बहुत ही कम क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने लायक हैं, बहुत ही कम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ऐसा बनता है जो पेपर में पूछने लायक है, और वो पूछ चुके हैं कई बार, और कंसोलिडेशन में भी ऐसे ही है। तब क्वेश्चन के वेरिएशन की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा कुछ दिनों के बाद कि वैसे भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सएप का लिंक दे रखा होगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे, इसके PDF भी मिल जाएंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आगे शेयर करूँगा उसके भी PDF आपको मिल जाएंगे। स्टिल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी पेपर शुरू होने में 4 महीने का वक्त है। मतलब पेपर आप ये मान के चलिए कि कितना भी होगा, तो अभी महीना चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि इस बार 10 मई के बाद ही पेपर शुरू होगा, तो मुझे लग रहा है अभी 4 महीने का वक्त आपके पास है। और 4 महीने में अगर किसी ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेगा, तब भी एक ग्रुप तो 3 पेपर हैं और आराम से निकाल सकता है। उसके लिए बहुत समय है अभी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और भी आपको अगर सपोर्ट चाहिए किसी तरीके का, और भी आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर मुझे लगेगा कि वो आपके लिए ज़रूरी है तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। फिलहाल आप ये वीडियो और ये नोट्स अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आप सबका एक बार दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद है।